नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका न्यूज पथ में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी पॉजिटिव खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर। आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा करवा चौथ के त्योहार की भी है। बारिश और बर्फबारी के बीच भी बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। केदारनाथ की यात्रा अभी 15 दिन और चलेगी, लेकिन अभी बाबा के दरबार में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का नया रिकॉर्ड बन गया है। 2 मई को केदारनाथ के कपाट खुलने के बाद यहां 16,56,000 यात्री पहुंच चुके हैं, जो कि पिछले साल यानी 2024 में पूरे यात्रा काल में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या से अधिक है। जबकि इस मानसून सीजन में अतिवृष्टि, बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं के चलते चारधाम यात्रा बुरी तरह प्रभावित भी हुई। यहां बीती रात अच्छी खासी बर्फबारी हुई। इसके बाद भी यहां श्रद्धालु लगातार बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। बर्फबारी के बाद जब धूप खिली तो उत्तराखंड के पवित्र स्थल हेमकुंड साहिब के आसपास मुग्ध कर देने वाला प्राकृतिक नजारा दिखाई पड़ा। हर तरफ बर्फ की बिछी लगभग 2 फीट की मोटी परतों के बीच धूप की चमक अद्भुत छटा बिखेर रही थी। हेमकुंड साहिब के पवित्र सरोवर से लेकर लक्ष्मण मंदिर परिसर तक कुदरती श्रृंगार का मनोरम दृश्य दिख रहा था। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए 10 अक्टूबर को बंद होने से ठीक एक दिन पहले इस नजारे को देखना बेहद सुकून देने वाला रहा। माणा पास के पास भारत चीन सीमा पर भी 3 फीट से ज्यादा जमी बर्फ की परतों में धूप खिलने के साथ पूरा इलाका ही चांदी सा चमकता नजर आया। सुहागिन महिलाओं के विशेष त्योहार करवा चौथ को लेकर देश भर के बाजारों में खूब रौनक छाई हुई है। दिल्ली से सटे नोएडा में तो इस विशेष मौके के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं अट्टा मार्केट में हाथों में मेहंदी लगवाती नजर आ रही हैं। मार्केट में सबसे ज्यादा भीड़ मेहंदी आर्टिस्ट के पास देखी जा रही है। इसके अलावा श्रृंगार और साड़ी के साथ साथ महिलाएं पूजा के सामानों की दुकानों पर भी खूब देखी जा रही हैं। चूड़ियों के शहर यूपी के फिरोजाबाद में भी करवा चौथ को लेकर बाजार गुलजार हैं। यहाँ की चूड़ी मार्केट में खासकर महिलाओं की भीड़ देखी जा रही है, जो पारंपरिक से लेकर फैंसी चूड़ियों की खरीदारी कर रही हैं। इस बार पति के नाम या फोटो वाले विशेष कंगन की काफी डिमांड है। करवा चौथ को लेकर जयपुर में भी मेहंदी लगाने के लिए महिलाएं बाजारों का रुख कर रही हैं। बापू बाजार में वो अलग अलग डिजाइन की मेहंदी लगवाती नजर आईं, जिनमें सबसे ज्यादा मारवाड़ी और लोटस डिजाइन उनकी पसंद बनी। उधर यूपी के झांसी में सुहागिनों के हाथों में मेहंदी के साथ साथ देशभक्ति का गहरा रंग भी नजर आ रहा है। यहाँ की ओम शांति नगर कॉलोनी की महिलाओं ने अपने हाथों पर मेहंदी से ऑपरेशन सिंदूर लिखवाया। ऐसा कर उन्होंने उन लोगों की पत्नियों के प्रति सम्मान जताया जिनका सिंदूर पहलगाम में उजड़ गया था। देश के पटाखा उद्योग की राजधानी के रूप में जाने जाने वाले तमिलनाडु के शिवकाशी में इस साल दिवाली के जश्न में देशभक्ति की छाप को अहम जगह दी गई है। यहाँ भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम को समर्पित ऑपरेशन सिंदूर नाम के पटाखों की एक विशेष श्रृंखला पेश की गई, जिसमें सबसे खास है आर्मी टैंक पटाखा। शिवकाशी के पटाखा निर्माताओं ने त्योहारी सीजन के लिए पटाखों की 15 नई वेराइटीज पेश की हैं। उनमें बच्चों के लिए भाले और ढाल के आकार के पटाखे भी शामिल हैं। इन सब के अलावा पर्यावरण के अनुकूल डिजिटल पटाखों का भी एक सेट है, जिसका आकार भारत की ट्रेनों जैसा है, जो हानिकारक धुआं या अवशेष पैदा नहीं करते हैं। न्यूज पथ में आगे दिखाते हैं दंतेवाड़ा की मां दंतेश्वरी की घर वापसी। जी हां, और बाराबंकी में गंगा जमुनी तहसील। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में आदिशक्ति मां दंतेश्वरी की अपने धाम में वापसी हो गई। इस दौरान मां के भक्तों ने गाजे बाजे के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। मान्यता है कि जो श्रद्धालु सच्ची श्रद्धा से माता की पूजा कर अपनी मनोकामना मांगता है, माता उसे जरूर पूरी करती है। वहीं यूपी के बाराबंकी जिले में एक ऐसी दरगाह है जहां लगने वाले मेले में जाति और धर्म की दीवारें टूट जाती हैं। यहाँ जिस दरगाह पर हिंदू मुस्लिम मिलकर होली खेलते हैं, वहीं प्रसिद्ध देवा शरीफ दरगाह है और ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक मानी जाती है। आदिशक्ति मां दंतेश्वरी
जगदलपुर में बस्तर दशहरा संपन्न करवाने के बाद डोली और छत्र के साथ अपने धाम दंतेवाड़ा वापस पहुंची। इस दौरान जगह जगह पर मां दंतेश्वरी का श्रद्धालुओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक ऐसी दरगाह है जहां लगने वाले मेले में जाति और धर्म की दीवारें टूट जाती हैं। जिस दरगाह पर हिंदू मुस्लिम मिलकर होली खेलते हैं वही प्रसिद्ध देवा शरीफ दरगाह है। ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक मानी गई है। पालकी पर सवार मां दंतेश्वरी को श्रद्धा और भक्तिभाव से मंदिर में ले जाते हुए श्रद्धालु आदिशक्ति मां दंतेश्वरी जगदलपुर से डोली और छत्र के साथ अपने धाम पहुंची। मंदिर के पुजारी के अनुसार नवरात्र में सप्तमी को कालरात्रि की पूजा के बाद अष्टमी को मां की डोली और छत्र के साथ जगदलपुर के लिए प्रस्थान करती हैं और विजयादशमी के बाद पुनः अपने धाम धूमधाम से वापस लौटती हैं, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मां की पालकी को लाने के लिए इकट्ठा होते हैं। मां की पालकी को बड़े ही धूमधाम से मंदिर में वापस लाया जाता है और पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर उन्हें मंदिर में स्थापित किया जाता है। दशहरा पर्व जो है यहाँ से कालरात्रि जो पूजा होता है सप्तमी को, अष्टमी को यहाँ से फिर माता रानी का डोली एवं छत्र व जगदलपुर के लिए प्रस्थान करती हैं। सारी परंपराएं पूर्ण होने के बाद आज कल वहाँ से विदाई हुई माता रानी को। माता रानी कल यहाँ पहुँच गई 3 साढ़े 3 बजे यहाँ आगमन हुआ माता रानी का आवरा भाटा में। आवरा भाटा करके एक ग्राम है, दंतेवाड़ा का ही एक अंग है वो। तो वहाँ उस क्षेत्र से अभी आज जितने भी क्षेत्र के लोग हैं सभी पूजा पाठ पठन जो भी करना चाहते हैं वो सब करने के पश्चात आज माई जी की डोली जो है मंदिर में प्रवेश कर चुकी है। जगदलपुर में बस्तर दशहरे में शामिल होने के बाद मां दंतेश्वरी मध्यरात्रि 3 बजे दंतेवाड़ा के ग्राम आवरा भाटा पहुंची, जहां उन्होंने विश्राम किया। वहां धार्मिक आयोजनों को संपन्न करवाने के बाद मां दंतेश्वरी की डोली और छत्र को मंदिर में प्रवेश कराया गया, जहां विधि विधान से उनका स्वागत हुआ। यहां श्रद्धालुओं के साथ पुलिस भी थी। जहां श्रद्धालुओं ने मां की पूजा अर्चना की तो वहीं पुलिसकर्मियों ने मां के सम्मान में फायरिंग की। स्थानीय लोगों के अनुसार ये उनकी परंपरा का एक अहम हिस्सा है। मां दंतेश्वरी की डोली जब दंतेवाड़ा नगर की सीमा में पहुंची तब सबसे पहले जय स्तंभ चौक स्थित बोधराज बाबा की पूजा अर्चना की गई। धार्मिक मान्यताएं कहती हैं कि बोध राजा बाबा को नगर का संरक्षक माना जाता है। दशहरे के लिए प्रस्थान करने से पहले मां दंतेश्वरी उन्हें ही नगर की रक्षा का दायित्व सौंपती हैं और वापसी पर दशहरे से लाई गई भेंट बोध राजा बाबा को अर्पित करती हैं। मान्यता है कि जो श्रद्धालु सच्ची श्रद्धा से मां की पूजा कर अपनी मनोकामना मांगता है, माता उसे जरूर पूरा करती हैं। ये पूरे 12 लंकवार हैं, मांझी हैं, मुखिया हैं, चालकी हैं और हर जाति वर्ग के जो है मुखिया जितने हैं सभी यहाँ उपस्थित हैं। उनकी ये पुरानी परंपरा है जो आज भी वो परंपरा यहाँ निभाई जाती है। हरियाली अमावस्या जो होता है उस दिन प्रथम पूजा होती है वहाँ हमारी देवी जी का जो है। उसके पश्चात दशहरा जो 75 दिन तक प्रारंभ रहता है। हर जगह उनकी जो भी परंपरा है उस परंपरा के अनुसार पूजा की जाती है। हमारा आज 75 दिन का दशहरा आज माई जी की यहाँ आगमन हो गई माई जी का मंदिर में, इसी के साथ समापन माना जाएगा। मां आदिशक्ति के 52 शक्तिपीठों में से एक दंतेश्वरी मंदिर भी है। मान्यता ये है कि मां दंतेश्वरी माता दुर्गा का ही रूप है। इस वजह से मां दंतेश्वरी के प्रति लोगों की आस्था दिनों दिन बढ़ती जा रही है।
वहीं बाराबंकी में होने वाले देवा मेले में पहले फीता काटा गया, फिर कैंडल जलाई गई। इसके बाद सौहार्द प्रेम के प्रतीक गुब्बारों को हवा में उड़ाया गया। ये शुभ कार्य परंपरागत रूप से जिलाधिकारी की पत्नी ने निभाया, क्योंकि परंपरा कहती है कि जिलाधिकारी की पत्नी ही फीता काटकर मेले का शुभारंभ करती हैं। इस मौके पर जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी और एसपी अर्पित विजयवर्गीय समेत कई वरिष्ठ अधिकारी और मेले की आयोजन समिति के पदाधिकारी भी मौजूद थे। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि इतने बड़े और ऐतिहासिक मेले का मैंने उद्घाटन किया है और यहाँ पे सभी पूरे देश से लोग आते हैं टू ऑफर प्रेयर टू हाजी वारिस अली शाह जी एंड सीक ब्लेसिंग्स। मेले के उद्घाटन के बाद अधिकारी और अतिथि पीएसी बैंड के साथ सांस्कृतिक पंडाल की ओर बढ़े, जहां दीप प्रज्वलन के साथ रंगारंग प्रस्तुतियों की शुरुआत की गई। आज देवा मेला का उद्घाटन हुआ है। 101वीं बार ये मेला हो रहा है। बड़ा ऐतिहासिक मेला है, बड़ा इसका महत्व रहा है। पूरे देश में और विदेशों से भी लोग यहाँ पर आते रहे और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मेले का जो संदेश है, जो मैसेज है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। हिंदू मुस्लिम एकता का इसमें मैसेज है और आपसी भाईचारे, कौमी एकता का जो संदेश हाजी वारिस अली शाह जी ने दिया था, जो महान संत थे, उनके द्वारा जो मैसेज दिया गया है, इस मेले के माध्यम से पूरे देश में प्रचार प्रसार होता है और जो भी लोग यहाँ पर आते हैं इस संदेश को अपने साथ लेकर जाते हैं। रोशनी, रूहानियत और रंगों से सजा देवा मेला हाजी वारिस अली शाह की दरगाह से मोहब्बत और इंसानियत का संदेश लेकर एक बार फिर पूरी दुनिया को जोड़ने का काम कर रहा है। बता दें कि महान सूफी संत हाजी वारिस अली शाह के पिता सैयद कुर्बान अली शाह की याद में हर साल इसका आयोजन होता है, जो 10 दिनों तक चलता है। ये मेला गंगा जमुनी तहजीब की एक मिसाल है। परंपरागत रूप से इस मेले का उद्घाटन जिलाधिकारी की पत्नी करती हैं और एसपी की पत्नी से इसका समापन कराया जाता है। देवा मेला भाईचारे का प्रतीक भी माना गया है। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह भाईचारे के अपने संदेश और चमत्कारिक शक्तियों के लिए जाने जाते थे। देवा शरीफ हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। देवा मेला हर साल लाखों जायरीनों और श्रद्धालुओं को अपनी तरफ खींचता रहा है। प्रशासन की ओर से सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर यहाँ सख्त निगरानी रखी जा रही है। देवा शरीफ बाराबंकी से सैयद रेहान मुस्तफा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यूपी में महिलाओं में आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता बढ़ाने के लिए मिशन शक्ति 5.0 अभियान जारी। तो बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं ने बनाया रिकॉर्ड। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। यूपी में लड़कियों में नेतृत्व क्षमता के विकास के लिए मिशन शक्ति 5.0 अभियान जारी है, जिसके तहत हापुड़ में आरएसके इंटर कॉलेज सिंभावली की छात्रा नैन्सी सिंह को एक दिन के लिए शहर का डीएम बनाया गया। इस दौरान मौजूद डीएम ने नैन्सी से हाथ मिलाकर उनका हौसला बढ़ाया। डीएम बनने के बाद वो हापुड़ के एक स्कूल का निरीक्षण करने के लिए कस्तला कासिमाबाद पहुंची और वहां अधिकारियों की मीटिंग भी ली। यूपी सरकार की मिशन शक्ति पहल के तहत देवरिया में भी 11वीं की छात्रा शिवानी कुमारी को एक दिन का कलेक्टर बनाया गया। शिवानी ने बड़ी ही सूझबूझ के साथ फरियादियों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करने की कोशिश की। शिवानी ने बताया कि एक दिन की डीएम बनाए जाने पर वो बेहद खुश हैं। डीएम बनने के बाद शिवानी ने कहा कि सभी छात्राओं से वो अपील करती हैं कि अपना समय बर्बाद न करें और अच्छे से पढ़ाई करें, ताकि जीवन में एक अच्छा मुकाम हासिल कर पाएं। इसी कड़ी में यूपी के बांदा जिले में भी मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत 11वीं की छात्रा अदिति सिंह को एक दिन का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाया गया। अदिति ने इस दौरान पीड़ित लोगों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान के लिए संबंधित अफसरों को निर्देश दिए। अदिति का कहना था कि जिले में अभी ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जिनका समाधान होना बाकी है। मेरा सपना है कि मैं एक IAS अधिकारी बनूं और देश की जनता की सेवा कर सकूं।
4 दिनों से बंद हुई टॉय ट्रेन सर्विस आज से फिर शुरू कर दी गई। लैंडस्लाइड के चलते दार्जिलिंग से न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन रूट पर दोनों तरफ से चलने वाली टॉय ट्रेन को रविवार को बंद कर दिया गया था। इसके ओपन होते ही आज इसकी तीनों बोगी देशी विदेशी पर्यटकों से लदी थी। लोग इसके खुलने से बेहद खुश नजर आए और सबने अपनी राइड का आनंद लिया। इस साल बद्रीनाथ धाम की यात्रा ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। साल 2024 में लगभग 14.35 लाख श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए थे, जबकि इस साल ये आंकड़ा 14.5 लाख को पार कर गया है, जिससे पिछले साल का रिकॉर्ड टूट गया है। अभी भी यात्रा के लिए 1 महीने से अधिक समय बचा है। ऐसे में इस बार बद्रीनाथ धाम में नया रिकॉर्ड बनने की प्रबल संभावना है। और अब बात करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी अयोध्या की। इस बार दीपावली से ठीक एक दिन पहले अयोध्या में दीपोत्सव मनाने की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। 19 अक्टूबर को अयोध्या में भव्य और दिव्य दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने की योजना है। इस बार के दीपोत्सव में अपने पिछले 25 लाख दिए के रिकॉर्ड को तोड़कर नया कीर्तिमान बनाया जाएगा। वहीं अयोध्या में सरयू घाट से लेकर मठ मंदिरों तक दीपोत्सव के जरिए पूरा अयोध्या रोशनी से जगमगा उठेगा। रघुनंदन की नगरी मां सरयू के पावन तट पर बसाई गई अवधपुरी भारतीय संस्कृति, परंपरा और आस्था के विराट उत्सव के लिए सजाई संवारी जा रही है। कौशल्या नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी अयोध्या में भव्य, दिव्य और ऐतिहासिक दीपोत्सव में 9 दिन ही बचे हैं और 9 दिन बाद जब दीपोत्सव के पवित्र दिए जलाए जाएंगे तो ये दृश्य मनमोहक होने के साथ ही कई सारे रिकॉर्ड के लिए भी जाना जाएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मस्थली पर आध्यात्मिक चेतना के उत्सव को फिर से ऐतिहासिक बनाने की तैयारी है। 19 अक्टूबर को मनाए जाने वाला दीपों का ये त्योहार भक्ति, आस्था और विश्वास की त्रिवेणी का नया अध्याय पेश करेगा। अवध नरेश की ये नगरी सनातन परंपरा और सांस्कृतिक धरोहर के महाउत्सव की साक्षी बनेगी। 26,11,101 दीपक जलाए जाएंगे इस स्थल पर और मार्किंग का सारा कार्य हो चुका है और यहाँ पे दीप जो बनाए गए हैं, जो 6 दीपक बनाए गए हैं विशालकाय दीपक हैं, उनको देखेंगे और उनके पीछे जो सरजू माता की जो प्रवाह है वो लगातार धारा बह रही है। और हमारे साथ यहाँ 2 संत भी खड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे। दीपक आखिर दीप का मतलब क्या है, दीप क्यों कहते हैं? महाराज जी, दीप का मतलब क्या होता है? दीप उत्सव का मतलब क्या होता है? दीप का मतलब दीपो ज्योति परब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दन, दीपो ज्योति हरत में पापम, संध्या दीपम नमोस्ते, शुभम करोति कल्याणम। ये जो दीपक जो होती है, कहा गया अग्नि ज्योति, यह जो ज्योति जो है वह पूरे विश्व को प्रकाश करने का काम करता है। दीपक स्वयं दीपक के नीचे अधेला होता है, मगर वह दूसरे को प्रकाशित करने का काम करता है। आज जो अयोध्या है, यह नित्य निरंतर नवनवायमान दुल्हन के तरह सज करके तैयार हो रही है। आप देख सकते हैं कि वही अयोध्या है जिस अयोध्या पर आने के लिए लोग कतराते थे। आज वह अयोध्या अपने सर्वोच्च शिखर पर स्थापित हो गया। वह अविरल धारा माँ सरयू की बह रही है। जननी सरयू देवी त्वज्जलम ब्रह्मलोका क्षितितलमुपनीतम ब्रह्मपुत्र सभेन विमल मति वसिष्ठेन आत्मनो योग सिद्धे रघुवर कुलवृद्धे राम गंगे प्रसीदा जामंजन ते बिनहि प्रयासा मम समीप नर पावहि वासा। माँ सरयू के कृपा से ही भगवान की सामीप भक्ति प्राप्त होती है। आज वह माँ सरयू की अविरल धारा प्रवाहित हो रहा है। जो त्रेता कालीन अयोध्या हम लोग कल्पना करते थे, आज वह पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने वही त्रेता कालीन अयोध्या को सजाया है। आस्था और विश्वास की सांस्कृतिक विरासत को सहेजे हुए वैदिक परंपरा के विराट विरासत की प्रतीक अवधपुरी दीपोत्सव की नई इबारत लिखने के लिए तैयार है। आध्यात्मिक ऊर्जा के स्रोत से समृद्ध रामनगरी अयोध्या को त्रेता युग में ले जाने की तैयारी है, जिससे श्रद्धालु
और राम भक्त उस युग को महसूस कर सकें, क्योंकि लंकाधिपति रावण के वध और उसकी स्वर्ण नगरी लंका पर विजय के बाद जिस तरह भगवान राम का अयोध्या पहुंचने पर भव्य और दिव्य तरीके से स्वागत हुआ, उसी तरह इस बार राम नगरी को दियों की सुनहरी रोशनी से रोशन करने की कोशिश है। इसके लिए राम की पैड़ी के अलावा शहर के दूसरे इलाकों में भी साफ सफाई और सजावट का काम जोरों शोर से चल रहा है। दीपोत्सव लेकर श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद के द्वारा सभी टेंडर प्रक्रियाएं, टेंटेज की, दिया, तेल, बाती, मिसलेनियस आइटम्स, फूड की, ये सब की टेंडर्स कर लिए गए हैं। और नगर निगम अयोध्या के द्वारा जो भी सफाई व्यवस्था, लाइटिंग व्यवस्था, साज सज्जा पिछले वर्षों में जो कराते रहे हैं वो भी कराया जा रहा है। और इसके अतिरिक्त जो भी हमारे पार्क्स हैं, चौराहे हैं, और उनको भी हम लोग साफ सुथरा करा रहे हैं। और विभिन्न गेट्स, स्वागत गेट्स का भी निर्माण कराया जाएगा। और एक सुंदर, स्वच्छ और जो महत्वपूर्ण स्थल हमको सजाने का कार्य अयोध्या नगर निगम के द्वारा किया जाएगा। इस साल राम की पैड़ी के साथ साथ सरयू के 55 घाटों पर 26,11,000 दिए जलाए जाएंगे। इसके लिए कुल 28 लाख दिए सजाए जाएंगे और बाकी दीपक अयोध्या के मंदिरों के मार्गों और घरों को रोशन करेंगे। जो हमारे दिए पिछली बार 25 लाख जलाए गए थे, इस बार 26 लाख जलाने का लक्ष्य रखा गया है। तो वो सारी व्यवस्थाएं जिला प्रशासन के सहयोग से दीपों का टेंडर हो गया। विश्व में अयोध्या को धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में पहचान दिलाने वाले इस महा उत्सव की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह खुद अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। दीपोत्सव का त्योहार विशेष रूप से भगवान राम की नगरी अयोध्या में प्रतिवर्ष भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता के साथ मनाने का काम हो रहा है। ये नवा कार्यक्रम होगा। पिछले कई वर्षों से लगातार हम लोग नए कीर्तिमान बना के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम करते हैं। वो अपने ही बनाए हुए रिकॉर्ड को तोड़ के अगले कार्यक्रम में नया कीर्तिमान बनाने का काम कर रहे हैं। सरयू के ऊपर ड्रोन शो, लाइट एंड साउंड शो के अलावा ग्रीन आतिशबाजी भी देखने को मिलेगी। कई देशों के कलाकारों की तरफ से भी रामलीला का मंचन होगा। विदेशी कलाकार अपनी अपनी शैली में राम कथा का मंचन करेंगे। रामलीला मंचन के अलावा सरयू आरती भी दर्शकों को अद्भुत और अविस्मरणीय अनुभूति करवाएगी। दीपोत्सव के शुभ मौके पर सूचना विभाग की तरफ से साकेत महाविद्यालय से लेकर राम कथा पार्क तक 11 भव्य झांकियां निकाली जाएंगी, जिनमें आधुनिक तकनीक और परंपरा का अद्भुत संगम नजर आएगा। योगी आदित्यनाथ सरकार के नेतृत्व में ये महोत्सव केवल दीप जलाने का आयोजन भर नहीं है, बल्कि आस्था, परंपरा और भारतीय संस्कृति का विराट उत्सव बन चुका है। इस बार दीपोत्सव में 28 लाख दीपों के साथ एक नया विश्व कीर्तिमान बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जो पिछले साल की तुलना में 4 लाख अधिक है। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। भारतीय शेयर बाजार में एक दिन बाद ही गुरुवार 9 अक्टूबर को तेजी लौट आई। विदेशी निवेशकों की लगातार 2 दिनों की खरीदारी से भी मार्केट सेंटिमेंट को मजबूती मिली। इसलिए आज सेंसेक्स 398.44 अंक यानी 0.49% चढ़कर 82,172.10 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 135.65 अंक यानी 0.54% बढ़कर 25,181.80 के स्तर पर बंद हुआ। आज दिल्ली के बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी ही रही। येलो मेटल की कीमतों में आज कोई बदलाव नहीं हुआ। राजधानी में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,26,600 रूपए दर्ज की गई। वहीं चांदी की कीमतें 6,000 रूपए तक चढ़ी और राजधानी में 1 किलोग्राम चांदी 1,63,000 रूपए तक दर्ज की गई। वहीं गुरुवार को रुपए की कीमत में एक बार फिर गिरावट दर्ज की गई।
नेगेटिव ट्रेंड के साथ $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 4 पैसे फिसलकर 88 रुपए 79 पैसे तक दर्ज की गई। न्यूज पर के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की, जिसमें बड़ा योगदान धार्मिक पर्यटन का है। रिपोर्ट के मुताबिक काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर ने राज्य की अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूत किया है। प्रधानमंत्री मोदी के विजन और मुख्यमंत्री योगी के मिशन से श्री काशी विश्वनाथ धाम ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री मोदी के काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद से अब तक लगभग 25 करोड़ 28 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर चुके हैं। कॉरिडोर बनने से अब तक राज्य की अर्थव्यवस्था में लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए का योगदान मिला है। काशी विश्वनाथ मंदिर के सीईओ विश्वभूषण मिश्र ने बताया कि कॉरिडोर के निर्माण ने काशी की छवि ही नहीं बदली, बल्कि पूरे प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों में भी बढ़ोतरी हुई है। देश विदेश से लगातार बढ़ते श्रद्धालु और पर्यटक शहर के व्यापारियों, दुकानदारों, नाविकों, पुजारियों, ठेले वालों और होटल कारोबारियों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा कर रहे हैं। घाटों का सौंदर्यीकरण, सड़कों का चौड़ीकरण और एयरपोर्ट से लेकर गंगा घाट तक शानदार रोड कनेक्टिविटी ने देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित किया है। धार्मिक पर्यटन के इस मॉडल ने उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई है। अर्थशास्त्री मानते हैं कि वाराणसी आने वाला हर पर्यटक अपनी यात्रा में 4 से 5 हजार रुपए खर्च करता है। इस लिहाज से बीते 3.5 साल में लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए का योगदान प्रदेश की अर्थव्यवस्था में हुआ है। ये राशि केवल वाराणसी तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे पूर्वांचल के विकास को तेज करने में बड़ी भूमिका निभा रही है। काशी आने वाले श्रद्धालुओं का 70% दक्षिण भारत से और लगभग 15% दूसरे राज्यों से आता है। काशी दर्शन के बाद ये श्रद्धालु विंध्यवासिनी, प्रयागराज, अयोध्या, मथुरा, चित्रकूट, नैमिष जैसे तीर्थ स्थलों पर भी जाते हैं। जानकार मानते हैं कि जिस तरह काशी ने धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी के रूप में विकास की नई मिसाल पेश की है, वो पूरे देश के लिए मॉडल बन गई है। योगी सरकार धार्मिक पर्यटन को उत्तर प्रदेश के विकास का सशक्त माध्यम बना रही है। यही कारण है कि काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर अयोध्या, मथुरा, चित्रकूट, नैमिषारण्य और विंध्याचल जैसे धार्मिक नगरों का विकास तेजी से किया जा रहा है। आंकड़ों से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बना रहा है। इस रिपोर्ट पर हमने वाराणसी के लोगों से बात की और उनकी राय जानी। जब से बनारस में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बढ़ा है, बनारस जो है पूरे पहले भी विश्व के नक्शे पे था, आज भी है, लेकिन यहाँ पर्यटकों की संख्या अंधाधुंध बढ़ा है, जिससे यहाँ के छोटे व्यापारियों को बहुत लाभ मिल रहा है। माला फूल बेचने वाले, प्रसाद बेचने वाले, होटल व्यवसाय, खाने पीने, चाय बेचने वाले, इतनी रेवेन्यू बढ़ी है कि इसमें बनारस में जगह की कमी हो गई है। बनारस इतना फैल रहा है कि आप जो है मिर्जा मुराद से लेकर के बाबतपुर तक ज़मीनों का भाव इतना बढ़ गया, गंजारी स्टेडियम बन गया, इतने बढ़िया सड़कें बन गई, लोग इतना विकास हुआ है बनारस का कि उसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। विश्वनाथ मंदिर ही नहीं, यहाँ पर एक काल भैरव मंदिर भी है हमारे यहाँ, जिनको काशी का कोतवाल कहा जाता है। उनके कारण भी हमारे यहाँ काफ़ी लोग आते हैं बनारस में। वैसे भी सैटरडे और संडे तो भाई मानते हैं कि आसपास के लोग सभी लोग आते हैं, जिसमें हैं हमारे सोनभद्र हैं, ओबरा है, चौपन, रेणुकूट, हमारे मिर्जापुर, कई जगह से लोग आते हैं। और यहाँ जो आता है फिर यहाँ से करने के बाद अयोध्या भी जाता है। हम लोगों को भाई हमारी योगी सरकार में तो सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग को 1.25 लाख करोड़ रुपया आज हमने सुना है कि मिला है रेवेन्यू हम लोग को। ये बड़ी अच्छी बात है। सर मैं आपको सच बताऊं, मैं 50 साल से इसी रोड पे बैठ रहा हूं, इसी दुकान पे बैठ रहा हूं। अभी ये 5 साल में जो ये कॉरिडोर जब से चालू हुआ है, तब से समझ लीजिए हम लोगों की ज़िंदगी बदल गई। हम लोगों का व्यापार बहुत आगे गया, हम लोगों ने बहुत तरक्की की है। और ये कॉरिडोर बनने से बहुत इस रोड की मतलब पूरे बनारस का कायाकल्प हो गया। और इफरात यहाँ पैसा है, पैसे की कोई कमी नहीं है। बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है। कॉरिडोर से बहुत ही अच्छा हुआ है। और सरकार को मैं योगी जी को, मोदी जी को धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने इस पर निगाह लगाया और बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। उपलब्धि तो बहुत बड़ी है
और व्यापारी वर्ग भी जितने हमारे हैं सब खुशी हैं, सब खुश हैं, क्योंकि पहले जो था हमारे जो इतने दर्शनार्थी नहीं आते थे, बहुत दर्शनार्थी बहुत सीमित संख्या में थे। अब दर्शनार्थी इतने आते हैं और सब माल खूब सबके यहाँ बिकता है, यहाँ बिक रहा है, वहाँ बिक रहा है, और बाकी रेवेन्यू तो बहुत अच्छा ही है। पहले तो व्यापार तो चौगुना सबका ही बड़ा है, हर चीज़ का, हर डिपार्टमेंट जो कोई भी है सबका, मतलब हमारी माला फूल वाले, ये दुकान वाले जितने सबके हैं, सबका अलग अलग व्यापार सबका अच्छा ही बढ़ ही रहा है, और भीड़ तो खूब आ ही रही है, इसका तो फल तो सबको ही मिल रहा है। 1.25 लाख करोड़ रुपये बहुत बड़ी रकम होती है, जिस प्रदेश के विकास में और हमारे शहर के विकास में खर्च होगा। सरकार अच्छा काम कर रही है, और इस मंदिर के कायाकल्प 2021 के बाद के होने के बाद से यहाँ के जो छोटे व्यापारी हैं उनके रोज़मर्रा के जीवन में बहुत से बदलाव आए, क्योंकि यहाँ पे अभी तक हिंदुस्तान में सबसे अधिक 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे अधिक यात्री आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जितने भी छोटे व्यापारी हैं उनका जीवन स्तर बढ़ा, उनका व्यापार बढ़ रहा है, और जिसकी वजह से यहाँ पे बिजनेस की बहुत बढ़ोतरी हो रही है। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। लेकिन आज हम बात करेंगे उस विदेशी स्टूडेंट की जो कि भारत आई तो थी ये सोचकर कि 3 साल बाद वापस चले जाएंगे, लेकिन उन्हें संस्कृत भाषा से इस कदर प्रेम हुआ कि 13 साल से उनका ठिकाना वाराणसी ही बन गया। संस्कृत की डिग्रियां हासिल करते हुए वाराणसी के ही संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से उन्होंने PhD पूरी कर उपाधि ग्रहण की है, और उन्हें हिंदी में बोलते देख आप भी इस भाषा के उनके ज्ञान की भी तारीफ करेंगे। सिर पर टोपी, माथे पर तिलक, भारतीय परिधान और हाथ में डिग्री। वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में ये इसी अंदाज में छाई रही। दीक्षांत समारोह के मंच पर PhD पूरी करने के बाद ये डॉक्टरेट की उपाधि हासिल करने पहुंची थी। खास बात ये है कि इससे पहले ये संपूर्णानंद संस्कृति विश्वविद्यालय से ही संस्कृत से पूर्व में मीमांसा में शास्त्री और आचार्य की डिग्री हासिल कर चुकी हैं। सबसे खास बात ये कि संस्कृत के प्रति ऐसा समर्पण दिखाने वाली ये भारतीय नहीं बल्कि विदेशी है। नाम है मारिया रुइस, जो 13 साल पहले स्पेन से वाराणसी आई तो थी संस्कृत भाषा सीखने, लेकिन संस्कृत सीखते सीखते भारतीय संस्कृति इन्हें इस कदर भा गई कि वाराणसी में रहकर ही PhD भी कर ली। आज के दौर में जब देश का युवा उच्च शिक्षा के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों का रुख कर रहा है, वहां पढ़ाई के लिए जा रहा है, तो कई ऐसे भी उदाहरण हैं जो न केवल भारतीय संस्कृति बल्कि सभ्यता से जुड़े हुए हैं, और विदेशी छात्र भारत में आकर यहाँ की सभ्यता संस्कृति के अलावा यहाँ की शिक्षा दीक्षा भी हासिल कर रहे हैं। ऐसा एक उदाहरण हमें मारिया रुइस के रूप में वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में देखने को उस समय मिला, जब दीक्षांत समारोह के दौरान इन्होंने आज PhD की डिग्री हासिल की है। 45 साल की मारिया वाराणसी में रहकर संस्कृत और भारतीय संस्कृति के अलावा वेदों का भी अध्ययन कर रही हैं। इनकी अपनी मातृभाषा स्पेनिश पर जितनी अच्छी पकड़ है, उतनी ही अच्छी अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत भी है। संस्कृत पढ़ने के लिए आए थे इसलिए कि भाषा से संबंधित थोड़ा सा जिज्ञासा था बचपन से, तो जब पता चला कि यहाँ पे गंभीर विचार है उसके बारे में, तो हम आए थे संस्कृत सीखने के लिए। और हमारे विचार था 3 साल बाद तब वापस चले जाना, लेकिन इतना अच्छा लगा कि उसके बाद शास्त्री पढ़ लिया, आचार्य भी पढ़ लिया। शुरुआत आपने किस क्लास से किया यहाँ पे पढ़ाई? यहाँ पे संस्कृत प्रमाण पत्रिया 3 साल का डिप्लोमा होता है, उसके लिए छात्रवृत्ति मिला था ICCR का। तो पहले विचार था कि उसको करके तब वापस चले जाए, लेकिन उसके बाद मारिया ने संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में संस्कृत भाषा के डिप्लोमा कोर्स से अपनी पढ़ाई शुरू की थी। इसके बाद शास्त्री यानी ग्रेजुएशन और आचार्य यानी पोस्ट ग्रेजुएशन भी इसी भाषा में कर लिया। ये तो पूरा विश्व के लिए एकदम रत्न है जो सबको पढ़ना चाहिए, और आश्चर्य है कि यहाँ के लोग थोड़ा सा उसको छोड़ रहा है और आधुनिक विषय के प्रति ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं ना। उनको सबको ये डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं,
लेकिन संस्कृत पढ़ना और परंपरा से पढ़ना और दर्शन इत्यादि व्याकरण बहुत ज़रूरी है। आजकल सबसे ज़रूरी विषय ये सब है भारत के लिए। मारिया के संस्कृत प्रेम से संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे छात्र भी बेहद प्रभावित हैं। 3 गोल्ड मेडल हासिल करने वाले छात्र माणिक नाथ भी मारिया के संस्कृत, दर्शन और शास्त्र के प्रति समर्पण के कायल हैं। यहाँ पर किसी को भी दूर नहीं रखा गया है। हमारे शास्त्र और परंपरा के द्वारा सभी लोगों को यहाँ पर प्रवेश है और सभी को समान रूप से विद्या दी जाती है। जो मरिया जो है विदेश के, वे भी यहाँ आकर के बहुत सारे वर्ष यहाँ रह करके उन्होंने भी आज एक विशिष्ट विद्या प्राप्त PhD भी उन्होंने किया है। तो यहाँ पर सभी लोगों को प्रवेश है और सभी लोग ऐसे एक सुवर्णमय क्षण में आनंद लें। मारिया इससे पहले यहाँ से डिग्री हासिल कर चर्चा में आई थी और अब जबकि 43वें दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ तो उन्होंने एक बार फिर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इसी के साथ न्यूज वक्त में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।